Good evening, student. Welcome to you in Zoology One Shot Video Lecture Series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम ब्रेन की बात करने वाले हैं। चलिए ब्रेन से रिलेटेड पहला जो हमारा टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो है कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? एंड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस. Coordination is a process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक टाइप की क्या है, प्रोसेस, जो ऑर्गन्स के बीच में क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और उनके फंक्शंस को इजी वे में परफॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प। और यही इस प्रोसेस का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स है और उन ऑर्गन्स के बीच में क्या करना है, एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है, एक तालमेल बिठाना है। और वो तालमेल बिठाने का काम जो है वो करता कौन है, ब्रेन करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, when we do physical exercise, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी. एनर्जी इज डिमांड एंड इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी. तो मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्या चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज में, एनर्जी. और उस एनर्जी की सप्लाई करने के लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन तो तभी होगा जब रेस्पिरेशन होगा. और रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिट्स एंड increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels. तो ये सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे. कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे, रेस्पिरेशन के लिए हार्ट, रेस्पिरेशन के लिए सॉरी लंग्स, हार्ट बीट जो है वो हार्ट कंट्रोल करेगा, और यहाँ ब्लड वेसल्स, और ये सारे ऑर्गन, किडनी भी साथ में फंक्शन परफॉर्म करती है. इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे तभी जाकर क्या प्रोड्यूस हो पाएगी, एनर्जी. और जब एनर्जी होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएंगे. तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए इतने सारे ऑर्गन्स के बीच में किसकी जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की. और इस कोऑर्डिनेशन में जैसे ही ये ऑर्गन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप. जैसे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड हो जाती है, एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस. और सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल, जो से पहले थी वैसे हो जाएगी एक्सरसाइज के पहले वाली. एंड द फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. ये सारे ऑर्गन के फंक्शंस जो है ये एक्सरसाइज के टाइम पर क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं. इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं हमारी बॉडी में. न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट all the activities of organs that they functions in a synchronized fashion. ये सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक साथ काम करते हैं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. ये सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन करते, एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मेन हीरो है न्यूरल सिस्टम और उसी का असिस्टेंट है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. और क्विक कोऑर्डिनेशन के देने के लिए न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है. क्यों होता है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपको पिन चुभोई तो ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम बाद आप हाथ हटाओगे, आपके उंगली में गर्म लगाए तो ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद उठाओगे, ये तुरंत एक्शन होगी. और इस फास्ट एक्शन को परफॉर्म कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम भी कम नहीं है. एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीशन करता है किसका, हार्मोन्स का. तो एंडोक्राइन सिस्टम किसकी हेल्प से फंक्शन परफॉर्म करेगा, हार्मोन्स. और न्यूरल सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स की हेल्प से अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. और ये दोनों मिलकर ही कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर. चलो आगे चले. यदि न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम
of all animals composed of highly specialized cells called neurons. वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन से ही सभी एनिमल्स का नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट है। एंड दिस nerve cells neurons detect, receive and transmit different kinds of stimuli. पिन चुभई है, इसको डिटेक्ट करेगा कि आपको पिन चुभई है, कि आपको गर्म लगाया है, आपको ठंडा लगाया है। फिर इसको रिसीव करेगा उस स्टिमुलस को, और फिर कहाँ ट्रांसमिट करेगा? ब्रेन के पास में। ये काम जो करेगा, तीनों फंक्शन परफॉर्म करने वाला कौन होगा? न्यूरॉन्स। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ये जो न्यूरल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है सिंपल टाइप का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम हाइड्रा, हम जानते हैं हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में टिश्यू प्रेजेंट, ऑर्गन अब्सेंट है। सिंपल है, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। इस नर्व सेल्स का केवल वायर जैसा नेटवर्क होगा, केवल कोई ब्रेन वगैरह यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन वहीं चले अगला थोड़ा हायर फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा फाइलम में अगर हम चले तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर किसको रखा है? इंसेक्ट्स। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स, whereas brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. तो यहाँ पर इंसेक्ट्स के अंदर ये ब्रेन होगा, ये क्या प्रेजेंट होगा? ब्रेन, और यहीं से निकले होंगे न्यूरोग्लिया, ये ग्लियल सेल्स हैं। यहाँ पर ये न्यूरॉन्स के क्लम्प हो जाते हैं, और उन क्लम्पिंग को ही हमने क्या बोला है? ग्लिया। तो ब्रेन के साथ में क्या होगा? गेंग्लिया, यह गेंग्लिया, और न्यूरल टिश्यूज जो हैं वो मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं? वर्क किसमें? इंसेक्ट्स में। और जबकि हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट्स में क्या होगा? मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होगा। किसमें? वर्टिब्रेट्स में। और हम वर्टिब्रेट्स का ही तो न्यूरल सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे चलें। न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारी बात कर रहे हैं, और न्यूरल सिस्टम को ह्यूमन बींग्स में टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एंड अनदर वन इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस। फर्स्ट वन सीएनएस एंड सेकंड वन पीएनएस। सीएनएस में किसको रखा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन यहाँ है हमारा, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है? हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मेन सिस्टम है। और इसी के सपोर्ट में है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये तो मेन सेंटर है, यहाँ से सारे नर्व्स इंपल्स को हमारी पूरी बॉडी तक जाल के रूप में जो फैलाया है, वो फैलाया है ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विथ सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी जो नर्व्स आएगी वो किस में आएगी? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड अनदर वन इज ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम मींस सीएनएस से कहाँ कंट्रोलिंग होगी? स्केलेटल मसल। सीएनएस ब्रेन से चाहूं तो हाथ को खड़ा रखूं, नीचे कर दूं, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं यहाँ पर, उन पर सीएनएस का क्या होगा? कंट्रोल। और उसी को कहा है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। अनदर वन, सेकंड वन, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पर कंट्रोल होगा, किसका? सीएनएस का। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स पे जो कंट्रोल होता है वो है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब अगर मैंने खाना खा लिया और मैं बोलूं कि अब डाइजेशन ना हो, तो फूड का डाइजेशन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसका पार्ट है? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का। एन ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम further divided into two parts. One is sympathetic neural system and another one is parasympathetic neural system. और ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। जैसे कोई फियर की कंडीशन हुई आपके बॉडी में,
तो जो फियर की कंडीशन में आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उस हार्ट बीट को इंक्रीज कौन करेगा? सिंपैथेटिक। लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाओगे नॉर्मल, और वो नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। चले आगे अगर बात करें हम यहाँ से, तो अब हम बात कर रहे हैं विसरल नर्वस सिस्टम, द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही क्या है? पार्ट। कौन? विसरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियास एंड प्लेक्सस। इसमें क्या क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स आएंगी, नर्व फाइबर्स आएंगे, गैंग्लिया मतलब नर्व्स फाइबर्स का क्लम्प आएगा, एंड प्लेक्सस। ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें? विसरल न्यूरल सिस्टम में। और इसका काम क्या है? सीएनएस से इंटरनल ऑर्गन्स को इंपल्स भेजना, और इंटरनल ऑर्गन्स भी इंपल्स भेजेंगे किसको? सीएनएस को। बाई डायरेक्शनल फ्लो है यहाँ पर। सीएनएस सिग्नल देगा इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन फिर सिग्नल देंगे सीएनएस को। तो ये जो है ये विसरल सिस्टम चलता रहता है, विसरल नर्वस सिस्टम। ये अंदर का अंदर ही चलेगा, इसका आपको बाहर पता नहीं चलेगा। किसका? विसरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन देता रहता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और ऑर्गन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं किसको? सीएनएस को। अब देख रहे हैं हम नर्व फाइबर्स। तो जो नर्व फाइबर्स है वो 2 टाइप्स के हैं, वन इज अफरेंट फाइबर्स एंड अनदर वन इज इफरेंट फाइबर्स। अफरेंट का काम है इंपल्स को, सिग्नल को उस पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन से कहाँ लाना है? ब्रेन तक। जैसे पिन चुभई, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस। पिन चुभई इसकी सूचना लेकर कौन आएगा? अफरेंट फाइबर्स। लेकिन आपके हाथ में पिन चुभई है, इस सिग्नल को लेकर कौन आएगा? अफरेंट फाइबर्स। फिर ब्रेन बोलेगा कि जल्दी से उस हाथ को हटाओ, ये कौन करेगा? इफरेंट फाइबर्स। इफरेंट फाइबर सिग्नल लेके गया, ट्रांसमिट्स रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द कनेक्टेड पेरिफेरल टिश्यू आर ऑर्गन। वहां तक सिग्नल को लेकर कौन गया? इफरेंट फाइबर्स। तो सिग्नल को लाया ब्रेन की तरफ अफरेंट, और ले गया ब्रेन से ऑर्गन तक इफरेंट। ये 2 टाइप्स के नर्व फाइबर्स हैं। नेक्स्ट चले हम, तो वो है हमारा टॉपिक न्यूरॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? न्यूरॉन। अ न्यूरॉन इज अ microscopic structure composed of 3 major parts, namely cell body, dendrites and axon। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमने किसको कहा है? न्यूरॉन को। हमारा न्यूरल सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। और हमारे नर्वस सिस्टम में वर्क कौन करता है? न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। और इन तीनों को हम यहां से समझ रहे हैं, ये मैंने डायग्राम दिया है यहाँ पर, इसको मैंने कहा है सेल बॉडी, ये वाला पोर्शन सेल बॉडी। देन इनको बोला है डेंड्राइट सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? एक्सोन। और ये 3 पार्ट्स हैं मेन यहाँ पर। न्यूरॉन्स एक टाइप की सेल है, इसीलिए सेल बॉडी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस, and then Nissel's granule present in cell body and also in dendrites। Nissel's granules जो है वो क्या है? ER, endoplasmic reticulum। The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissel's granules। ये Nissel's granule भी इसमें प्रेजेंट और सेल जैसा ही है, इसलिए न्यूक्लियस है सेल बॉडी में। Short fibers which branched repeatedly and projected out of the cell body also contain Nissel's granules are called dendrites। और ये सेल बॉडी से ब्रांच जैसे निकले हुए स्ट्रक्चर जिनके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल है, इन्हें हमने क्या नाम दिया है? डेंड्राइट्स कहा है। द फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और यही फाइबर्स क्या करते हैं? जो भी स्टिमुलस आप दोगे उसको किसकी तरफ लाएंगे? ये सेल बॉडी की तरफ लाएंगे।
तो डेंड्राइट्स हमेशा इम्पल्स को, स्टिमुलस को किसकी तरफ लाता है? सेल बॉडी की तरफ। और वहीं पर इस सेल बॉडी से निकला हुआ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एक्सॉन, और एक्सॉन सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर्स डिस्टल एंड विच इज ब्रांच्ड, जो कैसा है? ब्रांच्ड है ये एक्सॉन। आगे बात करें यहां पर हम, तो ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन पर यहाँ एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिसको नाम दिया है स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है? माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ किसको सराउंड्स करती है? एक्सॉन को। एक्सॉन जो है वायर है, और इस वायर के ऊपर एक कवर लगा रखा है, और उस कवर को हमने नाम दिया है माइलिन शीथ। लेकिन कवर का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल्स। ये स्वान सेल ही इस कवर का क्या करती है? फॉर्मेशन। यहाँ पर जहां जहां माइलिन शीथ अब्सेंट है वहां क्या प्रेजेंट है? नोड ऑफ रेनवियर। जहां माइलिन शीथ अब्सेंट है उस प्लेस को क्या कहा है? नोड ऑफ रेनवियर्स। और इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पर, जहां एंड्स होता है उसे एक्सॉन टर्मिनल, और उसको उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर किसमें भरे हैं? सिनेप्टिक नोब में फील्ड है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है, ये तो हमने नर्व फाइबर्स देखा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। हमने जैसा देखा कि ये जो एक्सॉन है, ये जो न्यूरॉन्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन है? न्यूरॉन्स। ये हमारा न्यूरॉन्स है। और इस न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो इस न्यूरॉन्स को सराउंडिंग किए हुए यहां पर प्रेजेंट है माइलिन शीथ। कवर इसका न्यूरॉन वायर है, और वायर का ये माइलिन शीथ क्या है? कवर। और इस कवर के अंदर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां रखी हुई है सेल्स जिन्हें हमने दिया है स्वान सेल्स। तो ये जो माइलिन शीथ है, ये जो शीथ दिखाई दे रही है, इसी को कहा है हमने माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन शीथ है, क्या है? ये माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ का प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर टू टाइप्स के न्यूरॉन है। वन इज माइलिनेटेड एंड अनदर वन इज नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल्स। ये किससे इन्वेलप्ड है? ये स्वान सेल्स हमारी। ये जो सेल्स है कौन सी है? स्वान सेल्स है यहाँ पर। और इन स्वान सेल्स से ये क्या है? इन्वेलप्ड, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ। क्या फॉर्म करते हैं? माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। और एक्सॉन के अराउंड क्या फॉर्म करते हैं? माइलिन शीथ। और ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्योंकि इनके इन एक्सोन के चारों तरफ किसका इन्वेलप्ड है? यहाँ पर इन्वेलप्ड है किसका? स्वान सेल्स का। और स्वान सेल्स ही किसका फॉर्मेशन करती है? माइलिन शीथ का। और माइलिन शीथ अगर वायर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और अगर ये माइलिन शीथ अब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। The gaps between two adjacent myelin sheath is called node of Ranvier। और इस प्लेस को, ये दो माइलिन शीथ के बीच में थोड़ी सी गैप आ गई, इसे कहा जाता है नोड ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या नाम दिया है इसको? नोड्स ऑफ रेनवियर इसको कहा, इस प्लेस को यहाँ पर जहां माइलिन शीथ क्या है? अब्सेंट। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स और क्रेनियम मतलब ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, इन दोनों नर्व्स में कैसे न्यूरॉन्स होंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे।
इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। ये ध्यान रखना, इसमें भी स्वान सेल से इनक्लोज्ड तो होंगे, एंड दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। लेकिन यहां पर ध्यान देना है दो बातें, इनमें स्वान सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये स्वान सेल्स नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती। और ऐसे न्यूरॉन्स को हमने कहा है नॉन माइलिनेटेड एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके टू पार्ट्स थे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड। इसका मतलब सीएनएस वाले पार्ट में माइलिनेटेड और पीएनएस वाले पार्ट में नॉन माइलिनेटेड। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो चलो आगे चलें। अगला टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइड्स। एक्सोन और डेंड्राइड्स के बेसिस पर न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स। किस किस के बेसिस पर, एक्सोन एंड डेंड्राइड्स के बेसिस पर। पहले अगर हम देखें यहां पर तो फर्स्ट हमारा न्यूरॉन्स जो है, ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन वही सिंपल वाला हमारा, जिसके अंदर यहां पर many dendrites with one axon। एक्सोन के नंबर कितना है, 1। 2 आर मोर डेंड्राइड्स, और ये डेंड्राइड्स के नंबर कितने हैं, 2 आर मोर डेंड्राइड्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। एंड दीज आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। किसमें प्रेजेंट होंगे, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे। और ये ब्रेन का मेन पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहां पर क्या प्रेजेंट है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मतलब यहाँ डेंड्राइड्स कई जगहों से सिग्नल को रिसीव करेंगे और फिर वो एक्सोन उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां से तो बाइपोलर। चलो बाइपोलर को समझें। ये रहा हमारा डेंड्राइड्स, ये रहा साइटोन एंड देन ये रहा हमारा एक्सोन। इसमें केवल 1 डेंड्राइट्स है और 1 एक्सोन है, और ये साइटोन है यहाँ पर। तो विथ 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट्स फाउंड इन रेटिना ऑफ आईज। हमारी आंखों के रेटिना में केवल इमेज फॉर्म्ड होती है, और उस इमेज को सीधा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्रेन के पास में। तो रेटिना में केवल 2 वे है, वहां मल्टी वे था, यहाँ 2 वे सिस्टम है। एक तरफ से फोटो क्लिक करना है और कहां पहुंचाना है, ब्रेन के पास में। तो रेटिना ऑफ आईज में क्या प्रेजेंट है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। आगे देखें अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सेल बॉडी। यूनिपोलर में देखो ये है सेल बॉडी, और यहां ये रहा हमारा एक्सोन, ये रहा एक्सोन। यहां तो डेंड्राइट्स क्या है, अब्सेंट। सेल बॉडी है, एक्सोन है, लेकिन डेंड्राइट्स क्या है, अब्सेंट। सेल बॉडी विथ 1 एक्सोन ओनली, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियो में कोई सिग्नल कहीं से लेने की जरूरत नहीं। बच्चे को भूख लगी है तो उसको सिग्नल देना है केवल किसको, मदर को, कि मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। बच्चे को प्यास लगी तो सिग्नल देगा कि मुझे प्यास लगी है, खाना खाना है, पानी पीना है। तो वहां पर 1 वे डायरेक्शन रहेगा, 2 वे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बच्चा पूरा सेफ है अंदर, यूटेरस के अंदर। इसलिए वहां जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अगला जो हमारा टॉपिक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर है हमारे पास जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, एंड इट कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप्स में। फर्स्ट वन इज रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइजेशन। इसी को हम और एक नाम दे सकते हैं, पोलराइजेशन।
क्या नाम दे सकते हैं, पोलराइजेशन या रेस्टिंग पोटेंशियल, देन डीपोलराइजेशन एंड लास्ट वन इज रीपोलराइजेशन। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। समझते हैं कि कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होता है और फिर कैसे उसका कंडक्शन होता है। उसी प्रोसीजर को समझने के लिए एक बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से बात बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे पानी ठहरा हुआ है और उस ठहरे हुए पानी में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, वेव्स, और वो वेव्स धीरे धीरे करके मूवमेंट करते करते वो किधर किस तरफ जाती है, किनारों की तरफ, शोर की तरफ वो पहुंच जाती है। तो इसी मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया है, इम्पल्स। वो जो डिस्टरबेंस है जिसके कारण वेव्स प्रोड्यूस हुई उसे हमने क्या कहा है, इम्पल्स। लेकिन उसको प्रोडक्शन के लिए पानी पहले क्या होना चाहिए, वाटर पहले क्या होना चाहिए, स्टेबल, स्थिर होना चाहिए, तभी आप उसमें पत्थर फेंक पाओगे। तो 3 चीजें हम यहाँ करेंगे। पहला, पानी को ठहराएंगे, दूसरा, पानी में पत्थर फेंकेंगे, और तीसरा, पानी वापस से वेव्स निकलने के बाद नॉर्मल स्टेज में वापस ठहर जाएगा। तो 3 स्टेप्स है यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप है रेस्टिंग पोटेंशियल आर पोलराइजेशन। चलो समझते हैं यहाँ की प्रोसीजर को। इसके लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक्सॉन का डायग्राम। ये एक्सॉन है हमारा। इस एक्सॉन पर ये एक पंप है और दूसरा यहाँ एक पंप है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक पंप है, एक ये है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है बी। ये एक्सोन मेम्ब्रेन है और यहाँ ये जो फील्ड है फ्लूइड उसको एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। क्या है ये, एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ क्या हो रहा है उस प्रोसीजर को अब हम समझने वाले। क्या होती है प्रोसीजर यहाँ की। अगर हमको इसको क्या करना है, पोलराइज्ड, और पोलराइज्ड का मतलब है कि इसमें 2 चार्ज आए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तभी ये क्या होगी, पोलराइज्ड, अदरवाइज न्यूट्रल है ये। और अभी ये पोजीशन कैसी है, न्यूट्रल। तो इसको पोलराइज्ड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट करना है, और उसी के लिए सारी मेहनत है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल हो गई और के प्लस आयन तेजी से इंटर हुए किसमें, एक्सोप्लाज्म में। उसके कंपैरिजन में सोडियम आयन Na प्लस आयंस के लिए क्या है, ये इम्परमिएबल, जिससे Na प्लस आयन कहाँ इंक्रीज हो गए, इस एक्सोप्लाज्म के बाहर, आउटसाइड टू द एक्सोप्लाज्म Na प्लस बढ़ गए। नेगेटिव प्रोटीन्स के लिए भी ये मेम्ब्रेन क्या हो गई है, इम्परमिएबल। इसीलिए नेगेटिव प्रोटीन की क्वांटिटी कहाँ इंक्रीज हुई है, एक्सोप्लाज्म में। इसका मतलब एक्सोप्लाज्म में Na प्लस जो है वो कम है, K प्लस ज्यादा है और नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा है। वही सब यहाँ लिखा हुआ है। When neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion. सोडियम आयन के लिए impermeable, पोटेशियम के लिए permeable है। Similarly, the membrane is impermeable to the negative charged protein present in the exoplasm. जो एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट है उसके लिए भी इम्परमिएबल होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। Consequently, exoplasm inside the axon contains high concentration of K plus negatively proteins and low concentration of Na plus। वो सब जो लिखा मैंने वही है, यहाँ पर हो जाएगा। और इस पोलरिटी को अब मेंटेन किया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होगा, इसके द्वारा मेंटेन करने के लिए 3Na प्लस को फोर्सफुली कहां फेंका जाएगा, बाहर, और 2K प्लस को कहां फेंका जाएगा, अंदर। इससे ये सोडियम पोटेशियम पंप से ये मेंटेन रहेगा चार्ज वाला फंडा। अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव नेगेटिव।
जब 2 के अंदर आएंगे और 3 बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा होगा। तो इस मेम्ब्रेन पर देखें तो यहाँ बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये चार्ज क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। सेम यहाँ है, बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव। ये यहाँ पर होने वाला है और इस चार्ज के डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को हम नाम देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। चलो आगे चलें। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहां पर देखो, इन कंट्रास्ट फ्लूइड्स आउटसाइड द एक्सोन, fluid outside the exon contains low concentration of K plus, high concentration of Na plus and this form concentration gradient। ये यहाँ बन गया है concentration gradient, क्योंकि Na plus बाहर ज्यादा है, K plus बाहर कम है और नेगेटिव प्रोटीन बाहर कम है, तो क्या बन गया है concentration gradient। और इसी concentration gradient, the ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां 3Na प्लस आउटवर्ड्स एंड 2K प्लस इनटू द सेल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं और इसी को कहा है रेस्टिंग पोटेंशियल। अगली सेकंड स्टेप हमारी है यहाँ पर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, डीपोलराइजेशन। When a stimulus is applied at the site point A on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to Na plus। समझ लेते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, इस A पॉइंट पर दिया गया है स्टिमुलस, पत्थर फेंका है, स्टिमुलस दिया मतलब कुछ नहीं, पत्थर फेंका है ठहरे हुए पानी में, और जैसे ही पत्थर डालोगे, पत्थर फेंकोगे, पानी में क्या होगा, डिस्टरबेंस, और यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो अपनी परमेबिलिटी चेंज कर रही है, सोडियम के लिए परमिएबल, इसलिए सोडियम इंटर होगा अंदर की तरफ, और जब सोडियम इंटर होगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ का जो चार्ज है वो क्या हो गया है, चेंज। और यहाँ है रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, अंदर जाएंगे सोडियम, रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट द साइट, और पोलरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, जैसे यहाँ दिख ही रहा है डायग्राम में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल विच इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। और इस पोटेंशियल को जो यहाँ दिख रहा है रेड कलर में, इसी को नाम दिया है एक्शन पोटेंशियल, और इसी को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, या हम देसी भाषा में इसको बोलते हैं तरंग, वेव्स, जो यहाँ चालू हुई है। और ये वेव्स कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, ए पॉइंट से कहाँ जाएगी, बी पॉइंट की तरफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इधर ये वेव्स कहाँ क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें देखें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का है यहाँ पर ट्रांसफर ए टू बी, और बाहर की तरफ देखें तो ये पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर चलेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। बाहर ये चार्ज चलेगा बी टू ए पॉइंट पर और अंदर ये चलेगा ए से बी पॉइंट पर। ये आपको ध्यान रखना है कि बाहर बी टू ए और अंदर ए टू बी, ये चार्ज का मोमेंट होगा। ये एक्शन पोटेंशियल इस तरह से क्या करता जाएगा, ट्रेवल करता जाएगा। इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। कहाँ जाकर रुकेगा, ये ब्रेन के पास जाकर रुकेगा, क्योंकि वहीं सिग्नल पहुंचाना है इसको। थर्ड स्टेप, repolarization। The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived। ये जो स्टिमुलस दिया है ये बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा नहीं पत्थर फेंकते जाओ, एक बार पत्थर फेंका ना बात खत्म हो गई, तो ये शॉर्ट लिव्ड है। तो सोडियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो शॉर्ट लिव्ड है, फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी टू के प्लस आयन, और इस जगह की जो है वो परमेबिलिटी तुरंत क्या हो जाएगी, चेंज। ये के प्लस आयन को कहाँ छोड़ना शुरू कर देगा, बाहर, और सोडियम अंदर जाना क्या हो जाएंगे, बंद। तो सोडियम के लिए इम्परमिएबल और पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगी, परमिएबल।
और पोटेशियम के लिए परमिएबल हुई, पोटेशियम बाहर गया तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा हम कहाँ देख रहे थे, रेस्टिंग पोटेंशियल में। और इसी प्रोसेस का नाम है रीपोलराइजेशन। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेक्शन के डिफ्यूजेस आउटसाइड, बाहर जाएगा, मेम्ब्रेन एंड रेस्टोर द resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fibers becomes once more responsive to further stimulus। और ये फाइबर्स जो है फिर नए स्टिमुलस लेने के लिए क्या हो गया है, रेडी। और यही 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइजेशन, सेकंड डीपोलराइजेशन, थर्ड क्या है, रीपोलराइजेशन। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है उसको अब हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक बात तो अभी देख ली कि इम्पल्स का जनरेशन जो है वो हो रहा है एक्सोन पर, और एक्सोन जो है वही इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट। लेकिन एक एक्सोन जो है उसकी लेंथ इतनी नहीं होती कि वो कहाँ पहुंच जाए, सीधा पहुंच जाए ब्रेन के पास, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2 एक्सोन आपस में क्या होते हैं, अटैच। ये रहे 2 एक्सोन, ये दोनों एक्सोन क्या हो रहे हैं, अटैच। और जहां पर दोनों एक्सोन अटैच हो रहे हैं उस प्लेस को हम नाम देते हैं सिनेप्सिस। क्या बोला गया है, सिनेप्सिस। जॉइंट है ये। जैसे वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो लंबा वायर इतना नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, उसमें बीच बीच में टुकड़ों को क्या करना पड़ता है, जॉइंट। और उन जॉइंट्स को ही हमने नाम दिया है सिनेप्सिस। और इम्पल्स जो है वो एक्सोन से आ रही है लेकिन वो सिनेप्सिस से क्या होगी, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो है वो सिनेप्सिस से 2 टाइप्स के सिनेप्सिस से ट्रांसफर होती है। वन इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड अनदर वन इज केमिकल सिनेप्सिस। पहले समझेंगे केमिकल सिनेप्सिस और उसके बाद चलेंगे हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, तो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एट केमिकल सिनेप्स, the membrane of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called synaptic cleft। यहां समझते हैं, ये एक्सोन है और इस एक्सोन का ये टर्मिनल एंड्स है और इसके अंदर ये रखी हुई है सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर फील्ड है न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन एंड डोपामाइन। डोपामाइन और एसिटाइल कोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है किसके अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। अब क्या होगा कि यहाँ जो ये मेम्ब्रेन है इसको हमने कहा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन। ये जो है यहाँ पर डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को कहा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रही है इस गैप को हमने नाम दिया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को क्या कहा, इस खाई को क्या बोला है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया है, सिनेप्स। तो जो सिनेप्स है उसमें 3 पोर्शन होंगे। वन इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये क्या ट्रांसमिट करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर स्प्रेड कर देगी। क्यों और कैसे करेगी समझना है। अब यहाँ पर chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse and these are impulse at these synapses। तो इन सिनेप्सेस पर इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन एंड डोपामाइन। क्या होता है समझना है, जैसे ही एक्सोन पर सिग्नल आएगा इम्पल्स आएगी, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में मूवमेंट शुरू हो जाएगा और ये जाएगी कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, और वहां ब्रेक हो जाएगी जैसे बम ब्लास्ट होता है और सारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ फैल जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये इम्पल्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर से होती हुई कौन रिसीव करता है इसको, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किस पे लगे हुए हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर। ये रिसेप्टर वैसे ही होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि
D2H जो भी छतरियां होती है वो सिग्नल को कैच करती है, वैसे रिसेप्टर लगे हैं यहाँ पर, ये रिसेप्टर सिग्नल को क्या करेंगे, कैच। यहाँ सिग्नल आया है, उसको क्या चाहिए, मीडियम, क्योंकि मीडियम के थ्रू ही सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है। करंट के लिए चाहिए मीडियम, लाइट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन करंट के लिए क्या चाहिए, मीडियम, और एक टाइप का करंट का ही फ्लो हो रहा है। तो करंट के लिए मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो इम्पल्स है वो स्टिमुलेटिंग भी हो सकती है और साथ में इनहिबिटरी भी हो सकती है, कैसी भी हो, पर वो सिग्नल जाएगा, रिसीव करेगा कौन, रिसेप्टर, और ऐसे सिनेप्सिस को नाम दिया है केमिकल सिनेप्सिस। The axon terminal contain vesicle filled with this neurotransmitter. When an impulse action potential arrive at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles toward the membrane where they fuse with the plasma membrane and release the neurotransmitter in the synaptic cleft। जो अभी मैंने बताया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो खाई में क्या पोर्ट कर देती है, न्यूरोट्रांसमीटर। The released neurotransmitter binds to their specific receptor present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channel, ion channels को क्या कर देते हैं, open, and allow the entry of ions which can generate a new potential on the postsynaptic neuron। तो postsynaptic neurons पर न्यू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट, क्योंकि पहले जो चल रहा था वो एक्शन पोटेंशियल था, लेकिन अब नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा आयन चैनल्स के कारण। न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। एक्साइटेटरी हो सकता है या इनिबिटरी भी हो सकता है, दोनों तरफ के, बढ़ाने वाला भी और घटाने वाला दोनों हो सकता है। ये था हमारा क्या, केमिकल सिनेप्सिस। अब हम इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। दो तरह के सिनेप्सिस है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सिस। जब यहाँ पर कोई क्लेफ्ट नहीं है तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, करंट सीधा फ्लो होगा और वैसा ही ट्रांसमिट होगा जैसा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सोन। एक्सोन जैसा ही ट्रांसफर होगा, जैसा यहाँ होगा वैसा ही ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर क्या है, absent। इम्पल्स transmission across electrical synapses always faster than across a chemical synapses। सिग्नल फास्ट होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा जा रहा है, इसलिए सिग्नल फास्ट होगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम्स। कितना इंपॉर्टेंट और रेयर है, ज्यादा केमिकल सिनेप्सेस है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकट है, एक तरह का क्या है, शॉर्टकट, और शॉर्टकट अगर सब जगह लगाओगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस फास्टर है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इमरजेंसी में और ऑटोनोमस सिस्टम में क्या लगाया है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, जहां बहुत जल्दी की आवश्यकता है, जहां काम धीरे चलाना है वहां केमिकल सिनेप्सिस लगे हैं। चलो आगे अगला हमारा जो टॉपिक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस। हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सीएनएस में आता है दो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस सीएनएस में हमने दो को रखा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अभी एनसीईआरटी ने सिलेबस से रिमूव कर दिया है, इसलिए केवल हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, ब्रेन। ब्रेन इज द सेंटर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। पूरी बॉडी पर कमांड करता है और कंट्रोल भी करता है, अपना शासन भी चलाता है और उसको सबको कंट्रोल करके रखता है, कौन, ब्रेन।
तो ब्रेन मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, किडनी। हमारी बॉडी के वॉलेंट्री जिस पर ब्रेन का कंट्रोल है डायरेक्ट, उनको कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैलेंस करता है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लंग्स, हार्ट और किडनी, इनको कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास को भी कंट्रोल ब्रेन ही कर रहा है। सर्केडियन सिस्टम 24 आवर्स रिदम जो है, सोना, उठना, खाना, पीना, ये सब एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। हमारी कई सारी ग्लैंड्स का कंट्रोल, जितनी भी ग्लैंड्स है सबका कंट्रोल ब्रेन के पास है। और ह्यूमन का बिहेवियर, हम कैसा बिहेव करते हैं, अच्छा या बुरा, सब कंट्रोल किससे हो रहा है, ब्रेन से। It is also the site of processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts। किस किस की है ये यूनिट? विजन, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, स्पीच, मेमोरी, कितना याद रख पा रहे हैं हम, इंटेलिजेंस, कितने इंटेलिजेंट्स है, इमोशंस, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सब इमोशंस है। एंड थॉट्स, हमारा विचार है कि ऐसा होना चाहिए। ये सब के जो कंट्रोलिंग है वो किसके पास है, ब्रेन। मतलब पूरी हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है उन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है, सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। यही बॉडी के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्टेड है, स्कल। और स्कल जो है वो किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें हमने नाम दिया है क्रेनियल मेनिंजेस, क्योंकि क्रेनियल या क्रेनियम जो है वो स्कल का ही पार्ट है जो बोन से कवर्ड है। और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स है उन्हें नाम दिया है cranial meninges, consisting of an outer layer called durameter, very thin middle layer is called arachnoid, and inner layer which is contact with the brain tissues called as pyometer. First membrane durameter, second membrane अगर हम चले यहाँ से arachnoid, और थर्ड मेम्ब्रेन है पायामेटर। चलो ब्रेन के स्ट्रक्चर को यहां से देख लें कि अगर हम ब्रेन की बात करें, यह है हमारा ब्रेन का स्कल क्रेनियम। ये पार्ट कौन सा है, स्कल का क्रेनियम पार्ट है, इसको मैं बोल सकता हूं क्रेनियम। स्कल पार्ट जिसको क्या बोला है, क्रेनियम। और इस क्रेनियम के इनर साइड में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हमारी आएगी मेनिंजेस में थिक लेयर जो है वो है डुरामेटर। थिक लेयर कौन सी है, डुरामेटर। ये फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी आई है, डुरामेटर। सेकंड लेयर हमारी थिन लेयर जो हम बोल रहे हैं, थिन लेयर, ये थिन लेयर ये है एरेक्नॉइड। और अब हम इसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हमने नाम दिया है पायामेटर। और इन तीनों को मिलाकर कर बोल दिया है मेनिंजेस। और यहां पर तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया है, मेनिंजेस। इनको कहा है क्रेनियल मेनिंजेस। क्या नाम दिया है, क्रेनियल मेनिंजेस।
तो मेनिंजेस जो है क्रेनियल मेनिंजेस डुरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, और इसके और अंदर अगर हम चले यहाँ पर, तो यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, ये है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, और ये है व्हाइट मैटर, और दोनों को मिलाकर मैंने नाम दिया है ब्रेन। तो अब समझते हैं यहाँ के स्ट्रक्चर को, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रेन है हमारा, ये वाला पार्ट है ब्रेन। ये ब्रेन जो पार्ट है ये आउटर लेयर किससे प्रोटेक्टेड है? क्रेनियम और स्कल से प्रोटेक्टेड है। वो स्कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन है जो इस ब्रेन का क्या कर रही है? प्रोटेक्शन। लेकिन उसके बाद भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रखी गई है? क्रेनियल मेनिंजेस 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर डुरामेटर, मिडिल लेयर थिन लेयर एरेक्नोइड एंड इनर मोस्ट लेयर पायामेटर। इसको याद रख सकते हैं डीएपी। डीएपी, डीएपी खाद, डीएपी जो खाद होता है इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, और वहीं से याद रख सकते हो आप डीएपी से डोरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है आउटर टू इनर, आउटर टू इनर डोरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। और ब्रेन में चले तो ब्रेन का आउटर पार्ट ग्रे मैटर है और इनर पार्ट क्या है? व्हाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात बस जस्ट आगे अपन करने ही वाले हैं यहाँ पर। तो ये ब्रेन का हमने प्रोटेक्शन देख लिया है। अब चलते हैं ब्रेन में थोड़ा आगे। Human brain can be divided into 3 major parts, and first part is forebrain, midbrain and hindbrain. 3 important parts है brain के, first forebrain, then midbrain and then hindbrain. First part is forebrain. First part यहाँ पर क्या है? Forebrain. And the forebrain is consist of cerebrum first, then thalamus second, and then hypothalamus third. 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फोरब्रेन के, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग किससे की है? फोरब्रेन से। तो चलो चलते हैं यहाँ पर फोरब्रेन में, हम वन बाय वन करके ये जो ब्रेन है, ये ह्यूमन बींग्स का क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेन। ये कैसा व्यू है? लेटरल व्यू है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, और इधर से आने वाला क्या है? लेटरल व्यू। तो ये कैसा व्यू है? यहाँ पर लेटरल व्यू। ये ऐसे खड़ा है व्यक्ति, सेम जैसा अभी मैं खड़ा हूँ आपको दिखाई दे रहा, सेम वैसे ये लेटरल व्यू। ये फ्रंट पार्ट है, इधर फ्रंट, ये इधर फ्रंट, ये बैक, ये इधर वाला बैक है। तो ये व्यू जो आपको दिखाई दे रहा ब्रेन का, ये कौन सा है? लेटरल व्यू। फर्स्ट पार्ट अगर फोर ब्रेन का हम देखें तो वो फर्स्ट पार्ट क्या है? सेरेब्रम। And cerebrum forms the major part of the human brain. ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट जो है वो कौन है? सेरेब्रम। और ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मेजर पार्ट, ये मेजर पार्ट क्या है? सेरेब्रम। क्या बोला गया है? सेरेब्रम। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 halves, which are termed as the left and right cerebral hemisphere. इसको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली मैंने कट किया है। तो लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो ये कुछ ब्रेन इस तरह से दिखाई देता है आपको, सेरेब्रम, और इसके बीच में यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बीच में यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं कार्पस कैलोसम। और ये दोनों क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। आधे आधे में काट दिया इसको, तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनल ऐसा काटा है, यहाँ पर ऐसा काटा, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हाफ हाफ सर्कल में, और हाफ सर्कल को हम क्या नाम देते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एंड दिस सेरेब्रल हेमिस्फेयर आर connected by a tract of nerve fibers called as carpus callosum. नर्व फाइबर्स का ये ट्रैक्ट है जिसको क्या नाम दिया है? कार्पस कैलोसम। ये वाला पार्ट नर्व फाइबर्स का ट्रैक्ट जो इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में क्या करता है? कनेक्ट। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करने वाला जो यहाँ नर्व्स का ट्रैक्ट है जिसे क्या नाम दिया है? कार्पस कैलोसम।
आगे अगर बात करें यहां पर, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखो, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है यहाँ पर, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसको कवर करने के लिए एक लेयर बनाई है और उस लेयर का नाम यहाँ पर क्या नाम दिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब यहाँ पर अगर ब्रेन है, थोड़ी स्पेसिंग यहां से ले रहे हैं हम, मान लो ये वाला पोर्शन आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो इसको कवर करने वाली जो लेयर है ऊपर, उसको हमने नाम दिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसको कवर कर रही है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। यही पॉइंट यहां बता रहा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और ये किसमें है, प्रोमिनेंट फोल्ड्स है इसमें, जैसा मैंने यहां बताया, इसमें क्या है, ऐसे प्रोमिनेंट फोल्ड्स है। और इन फोल्ड्स की अगर हम बात करें यहां से, ये दिख रहे हैं आपको प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्ड्स किसके हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हैं, जो किसको कवर कर रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। अब यहां से आगे बात करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज द ग्रे मैटर। इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला गया है, ग्रे मैटर। ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस द न्यूरॉन सेल्स बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। ग्रे अपीयरेंस है किसका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। क्यों है, क्योंकि न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो गई है और कैसा अपीयरेंस दे रही है, ग्रेइश, इसलिए इसको क्या बोला है, ग्रे मैटर। समझ लेते हैं यहाँ पर इसी से कि यहाँ पर जो सेल बॉडीज है, जैसे न्यूरॉन है, ये नर्व फाइबर्स है, ऐसे नर्व फाइबर्स यहाँ पर सेल बॉडीज क्या हो गई है, कंसंट्रेटेड इस वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले में। और इनके कारण इसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है, ग्रे, क्योंकि ये जो सेल बॉडी, इनका अपीयरेंस कैसा है, ग्रे। ये नर्व सेल्स की सेल बॉडी आ गई, यहाँ कंसंट्रेटेड हो गई है किस पोर्शन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और कैसा अपीयरेंस दे रही है, ग्रे अपीयरेंस दे रही है, इसलिए ग्रे मैटर कहा है। The cerebral cortex contains motor area, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensory nor motor in functions। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेंसरी एरियाज का मतलब है जो भी सेंसेशंस लेकर आते हैं उन न्यूरॉन्स को कहा जाता है सेंसरी, और सिग्नल लेकर जाने वाले को कहा जाता है मोटर। तो यहाँ इसमें सेंसरी भी होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और मोटर भी होगा। लेकिन लार्ज रीजन्स, ये तो स्मॉल रीजन्स होंगे, लार्ज रीजन, मैक्सिमम रीजन में ना तो सेंसरी है और ना ही मोटर है, मतलब लाने ले जाने का कोई काम है ही नहीं। और ऐसे रीजन्स को नाम दिया है एसोसिएशन एरिया। क्या नाम दे दिया इनको, एसोसिएशन एरिया। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। बहुत काम की बात यहां से आ रही निकल के। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, सेंसेशंस के बीच में एसोसिएशन बनाता है, कॉम्बिनेशन भिड़ाता है कि कौन से न्यूरॉन को कौन सी सिग्नल लेकर भेजना है। साथ ही साथ ये वाला रीजन क्या करता है, मेमोरी। हमारे अंदर जो भी मेमोरी हम देख लेते हैं उसकी मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी कहाँ फिट है, एसोसिएशन एरिया। वो चिप जहाँ स्टोरेज है हमारी बॉडी में, वो चिप, वो मेमोरी कार्ड जो है, वो मेमोरी कार्ड किसमें है, एसोसिएशन एरिया। जैसे आप मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होती है, वहां सारा डाटा स्टोरेज होता है, वैसे यहाँ की मेमोरी कार्ड कौन है, एसोसिएशन एरियाज, और यहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, जो भी हम करते हैं वो सब करना आता है हमारी पिछली मेमोरी से, जो हमारे अंदर स्टोर हो गई है। कि कैसे, आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, कैसे आपको नहाना है, तो क्या आप रोज नहाना सीखते हो क्या, नहीं, वो आपको नहाना आ गया है एक बार, तो वो जो नहाने की मेमोरी है वो कहाँ रखी होगी, एसोसिएशन एरिया में। और जब आप अगले दिन नहाओगे तो वहीं से कम्युनिकेट हो जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक
आप नहाना का काम शुरू कर दोगे, वहां सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेमोरी, कम्युनिकेशन और सेंसरी एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो कौन परफॉर्म करते हैं? एसोसिएशन एरियाज। और ये एसोसिएशन एरियाज कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन में, मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द, हाँ सेकंड यहां पर, fibers of the tracts are covered with a myelin sheath which constitute the inner part of cerebral hemisphere, and they gives an opaque white appearance of the layer, hence called as white matter। चलो इसको समझ लेते हैं कि ये वाला जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स पर सेल बॉडी कंसंट्रेटेड हो गई सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, लेकिन ये न्यूरॉन्स के ये जो एक्सोन है, ये एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ, कैसी शीथ है? माइलिन शीथ। यहां लगा दी मैंने माइलिन शीथ, और ऐसी माइलिन शीथ लगने के कारण इसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है? व्हाइट, क्योंकि माइलिन शीथ का कलर कैसा है? व्हाइट। और यहाँ के एक्सोन जो है वो माइलिनेटेड एक्सोन, हम पढ़ चुके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के जो न्यूरॉन्स है वो माइलिनेटेड है, और माइलिन शीथ के कारण इनका अपीयरेंस कैसा आ रहा है? व्हाइट। इसलिए इसको व्हाइट मैटर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? व्हाइट मैटर। तो मैंने बताया था कि ब्रेन का आउटर पार्ट जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला, वो ग्रे मैटर है। कैसा है? ग्रे मैटर। और इनर पार्ट कैसा है? व्हाइट मैटर। चलो आगे अगर हम देखें यहां से, तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम फर्स्ट पार्ट जो सेरेब्रम था, अब सेकंड पार्ट हमारे पास निकल के आया है, वो क्या है? थैलेमस। और थैलेमस जो है, cerebrum wraps around the structure called thalamus, which a major coordinating center for sensory and motor signal। सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के बीच में क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है, आने जाने वाले को, ट्रैफिक पुलिस जैसा काम कर रहा है, आने जाने वाले को कंट्रोल कर रहा है। कौन? थैलेमस। और इसको व्रेप्ड किसने किया है? तो वो सेरेब्रम ने व्रेप्ड किया। देख लेते हैं, ये हमारा सेरेब्रम है और ये हमारा थैलेमस है, ये वाला पोर्शन। और इस थैलेमस को व्रेपिंग किसने की है? सेरेब्रम की व्रेपिंग है थैलेमस में। और इसके बाद तीसरा अगला पोर्शन है हमारा हाइपोथैलेमस। ये रहा यहाँ पर, ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। ये सब पोर्शन कौन सा है? हाइपोथैलेमस वाला। ये रहा यहाँ पर। ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर फोर ब्रेन का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन। ये वाला पोर्शन तो इस ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन। और इधर पोन्स वेरुला ये वाला, सेरेबेलम ये, और मेडुला ये वाला, तीनों पोर्शन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइंड ब्रेन। और लास्ट पोर्शन ये वाला है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो, ये हमने थैलेमस की बात कर ली है। अब इसके बाद बात करते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस, another very important part of the brain called as hypothalamus, lies at the base of thalamus। और थैलेमस के बेस पर ही कौन लगा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking। ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर कौन कौन सा सेंटर है? टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग की जो अर्ज है वो भी कहाँ से आती है? भूख प्यास की, वो सब हाइपोथैलेमस से। इट आल्सो सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, अब इसको पढ़ेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वो डिटेल्स हाइपोथैलेमस को। सीक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन्स भी। किसकी हेल्प से? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की हेल्प से। तो हाइपोथैलेमस वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। चलो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है? लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का इनर मोस्ट पार्ट, और वहीं पर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक
एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो यहाँ पर इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं जिसको नाम दिया है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है along with the hypothalamus it involved in the regulation of sexual behavior। मेल फीमेल में जो भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो सारा सेक्सुअल बिहेवियर कहां से आता है, इस लिम्बिक सिस्टम से। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, और जितने हमारे अंदर इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर खुशी, रेज एंड फियर, खुशी, गम, दुख और फियर डर, ये सब जो आता है, साथ ही साथ एंड मोटिवेशन, जितना भी मोटिवेशन आता है तुम्हें ये नीट को फाइट करना ही है, सब मोटिवेशन भी कहां से आ रहा है, लिम्बिक सिस्टम से। तो लिम्बिक सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर, साथ ही साथ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल्स, रिएक्शंस और मोटिवेशन, इन सब को कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। चलो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो क्या है, मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस। ये पार्ट है फोर ब्रेन, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स वेरोलाई ऑफ द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के बीच में है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट अभी देखा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन का पार्ट हम पोन्स वेरोलाई देखेंगे आगे। A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain, and the dorsal portion of the midbrain consists mainly four rounded swelling lobes called corpora quadrigemina। इस मिड ब्रेन से एक केनाल निकली है, मिड ब्रेन, और इससे निकली हुई है एक केनाल इस तरह की, और इस केनाल को हमने नाम दिया है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और इसमें फ्लूइड फ्लो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें क्या होता है, फ्लो। और यहाँ पर मिड ब्रेन के यहाँ पर डोर्सल सरफेस पर, वेंट्रल नहीं, कौन सा सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर ऐसे फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के फोर क्या है, लोब्स। और ये जो फोर लोब्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने नाम दिया है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये वर्क करते हैं सी, विजन, देखने का काम करते हैं, कौन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना फोर स्वेलिंग्स है, लोब्स है प्रेजेंट, ये मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल पर अपर पोर्शन पर प्रेजेंट है ये। और मिड ब्रेन से ही क्या पास होती है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट, एक केनाल पास होती है, कहां से पास होगी वो, मिड ब्रेन से। तो ये मिड ब्रेन की बात हो गई। चलो आगे चले, यदि हम यहाँ पर हाइंड ब्रेन, तो देखो यहाँ पर ये फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम, देन थैलेमस, और देन यहाँ वाला हाइपोथैलेमस, और ये वाला पोर्शन जो है इसको हमने नाम दिया है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद में थर्ड पोर्शन जो आया है वो क्या है, हाइंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लांगेटा। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लांगेटा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन, पोन्स वेरोलाई, ये वाला रीजन पोन्स वेरोलाई, जिसमें पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। फाइबर्स की ट्रैक्ट है, यहाँ पर फाइबर्स की क्या है, इस तरह के फाइबर्स की ट्रैक्ट है, और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ये क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करता है। और पोन्स वेरोलाई के बारे में हम एक और बात जानते हैं, रेस्पिरेशन में हमने देख ही लिया है, रेस्पिरेशन में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो था वो कौन था, पोन्स वेरोलाई, मेन सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कौन था, पोन्स वेरोलाई, यहाँ पर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था ये। नेक्स्ट पोर्शन है सेरेबेलम। सेरेबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस in order to provide additional space for many more neurons। तो ये पोन्स वेरोलाई, यहाँ पोन्स वेरोलाई के बाद में अगर हम देखें ये वाला सेरेबेलम, ये
पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है इसकी। और ये वाली सरफेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को क्या कर सकता है, रख सकता है, ताकि इसका जो मेन फंक्शन है सेरेबेलम का, वो मेन फंक्शन है बैलेंस। बॉडी में जितनी भी बैलेंसिंग सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का मेन फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग, और बैलेंस करने का वर्क जो है वो कौन करता है, सेरेबेलम। तो मेन फंक्शन जो सेरेबेलम का है वो क्या है, बॉडी में बैलेंसिंग। हम जो भी बोल रहे हैं, जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब जगह बैलेंस की जरूरत पड़ती है, और वो बैलेंस कौन करता है, सेरेबेलम। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। हाइंड ब्रेन का लास्ट पोर्शन हमारा क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा। एंड मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। किससे कनेक्ट है मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, कनेक्टेड। एंड मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, अभी बताया मैंने। रिथम सेंटर रेस्पिरेटरी किसके पास है, मेडुला ओब्लांगेटा। कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका रिफ्लेक्स। एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं डाइजेशन के दौरान, वो सब मेडुला क्या करता है, कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। हमारी बॉडी में जो ब्रेन में ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कौन करेगा, मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ओब्लांगेटा। वन इज मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ओब्लांगेटा, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। स्टेम का मतलब है रूट्स को इधर ऊपर ब्रांचेस और लीव्स से क्या करता है, कनेक्ट। और वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा मिड ब्रेन, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लांगेटा, ये तीनों एक लाइन में है, यहाँ पर सेरेबेलम साइड में हो गया, और ये तीनों बिल्कुल स्टेम जैसा बिहेव करते हैं। ये है हमारे ब्रांचेस, मेन प्लांट जैसा सेरेब्रम। लेकिन ये तीनों जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम है, उस ब्रेन स्टेम का जो फॉर्मेशन है वो कौन कौन कर रहा है, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन पोन्स वेरुलाई, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लांगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो किसका है, ब्रेन स्टेम का। क्योंकि वहीं से जहां मेडुला ओब्लांगेटा खत्म होता है, वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो ये हमारा था मेडुला ओब्लांगेटा और ब्रेन स्टेम कंप्लीट हुआ। ये जो टॉपिक हमारा नर्वस सिस्टम था, ये नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट। अगले टॉपिक के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।